सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश उके, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 14 स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और राजनीतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली पढ़ेंगे। लेसन प्लान के अनुसार हमारे अध्यापन बिंदु इस प्रकार है। स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव 1952, दूसरा एक दल का वर्चस्व, तीसरा जमींदारी प्रथा का खात्मा, चौथा हिंदू कोड बिल, पांचवा राज्यों का पुनर्गठन और राज्य पुनर्गठन आयोग, छठवां योजनाबद्ध विकास, सातवां भारत की विदेश नीति, आठवां क्षेत्रीय दलों एवं क्षेत्रीय आंदोलनों का उभार, नौवां राजभाषा का सवाल और हिंदी विरोधी आंदोलन, 10वां भारतीय राजनीति में 1967 के बाद की प्रमुख घटनाएं, 11वां असम आंदोलन और पंजाब आंदोलन, 12वां पंचायती राज, 13वां गठबंधन सरकारें। बच्चों, अब हम हमारा अध्याय स्टार्ट करते हैं। अध्याय 14 स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और राजनीतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली। तो बच्चों, हमारा जो टाइटल है स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र, इसका क्या तात्पर्य है? हमारा भारत देश 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। उसके बाद हमारे देश में जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा सरकार का गठन किया गया। दूसरा, राजनीतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली, इसका क्या तात्पर्य है? तो कार्यप्रणाली मतलब सिद्धांत। तो राजनीतिक दलों के द्वारा चुनाव में हिस्सा लेना, शासन में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना। राजनीतिक दलों का अपना एक सिद्धांत होता है जो जनहित में होता है और प्रायः लिखित रूप में होता है। उदाहरण के लिए 1914 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने विकास के नाम पर लड़ा था। 2019 का लोकसभा चुनाव विकास के नाम पर लड़ा गया था। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के द्वारा 2018 के विधानसभा चुनाव में किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और 2 वर्ष पूर्ण कर चुके शिक्षा कर्मियों का संविलियन आदि मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया था और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करके सरकार बनी थी। तो बच्चों, अब हम स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और राजनीतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली, इस अध्याय को आगे बढ़ाते हुए इस अध्याय में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्वतंत्रता के बाद भारत में लोकतांत्रिक राजनीति जमीनी स्तर पर किस तरह से आगे बढ़ी है। संविधान में एक साथ कई लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास किया गया था। नव स्वतंत्र देश के लिए चुनौती भरा काम था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के लोगों को यह साबित करना था कि वे अपनी एकता और अखंडता को बनाकर न केवल लोकतांत्रिक ढंग से काम कर सकते हैं, अपितु देश में व्यापक आर्थिक और सामाजिक बदलाव भी ला सकते हैं। हम भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने के लिए विभिन्न घटनाओं का विश्लेषण करेंगे, जिसमें पहला, भारत में पहला आम चुनाव 1952। बच्चों, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ, तो आपको बताना है भारत में पहला आम चुनाव 1952 को हुआ। तो पहली घटना, स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव 1952। तो इसके अनुसार भारत के नए संविधान के अनुसार पहले आम चुनाव आयोजित करना भारतीय लोकतंत्र की स्थिरता और सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। हालांकि हमारा संविधान 1950 में लागू हो गया था, लेकिन पहला आम चुनाव 1952 में संपन्न हुआ। लगभग 18 करोड़ लोगों को मतदान करना था। इसके लिए बहुत सारी तैयारियों की जरूरत थी। भारत में पहली बार हर वयस्क महिला और पुरुषों को चुनाव में मतदान करने का अधिकार मिला था। सबसे पहले सभी मतदाताओं की सूची तैयार करना था। भारत के भौगोलिक विस्तार और यातायात की समस्याओं को देखते हुए यह आसान काम नहीं था। मतदाताओं को चुनाव की प्रक्रिया को समझाना और उन्हें मतदान के लिए तैयार करना और सुदूर अंचलों में
मतदान केंद्र स्थापित करके चुनाव अधिकारियों को तैनात करना हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। देश के 85% लोग निरक्षर थे। वे अपने उम्मीदवारों के नामों को कैसे पहचान कर सही तरीके से मतदान कर सकते हैं? चुनाव आयोग ने ऐसे में एक नवाचार किया। मतपत्र में उम्मीदवारों को अलग अलग चुनाव चिन्हों के द्वारा दिखाया गया। प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अलग अलग बक्सा रखा गया। मतदाता को अपनी पसंद के उम्मीदवार का वोट उस उम्मीदवार के लिए रखे गए निर्धारित बक्से में डालना था। अब हम पढ़ेंगे बच्चों पहला आम चुनाव की खास बातें। तो पहले आम चुनाव में जो खास बात थी उसमें पहले बार वयस्क मताधिकार प्रणाली का इस्तेमाल करके देश के सभी नागरिकों को वोट देने का मौका मिला। दूसरा, सरकार ने सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक मतदान केंद्रों की व्यवस्था की। तीसरा, सारे राज्यों की विधानसभा के चुनाव भी लोकसभा के साथ ही संपन्न हुए। चौथा, इस समय कुल 17 करोड़ मतदाता पंजीकृत किए गए, जिनमें 85% जो मतदाता थे वो निरक्षर थे। लगभग 2,24,000 मतदान केंद्र बनाए गए थे। करीब प्रत्येक 1,000 व्यक्तियों पर एक मतदान केंद्र बनाया गया। लगभग 10 लाख अधिकारियों को चुनाव की प्रक्रिया में तैनात किया गया था। तो प्रथम आम चुनाव में पहली व्यवस्था, जिन इलाकों में पर्दा प्रथा का सख्ती से पालन होता था उन इलाकों में महिलाओं के लिए अलग से मतदान केंद्र बनाए गए थे। इन केंद्रों पर केवल महिला कर्मचारी तैनात थे। दूसरी व्यवस्था, अजमेर के एक मतदान केंद्र पर पूरी तरह से ढके हुए रथ में बैठकर एक महिला आई। उसका सारा शरीर मखमली कपड़े से ढका हुआ था। केवल एक उंगली ही दिखाई दे रही थी, जो मतदान करने से पहले अमिट स्याही का निशान लगाने के लिए अनिवार्य थी। तीसरी व्यवस्था, कुछ गांव ने एक इकाई के रूप में मतदान किया। असम के एक आदिवासी गांव से रिपोर्ट प्राप्त हुई कि उस गांव के लोग एक दिन की लंबी यात्रा करके अपने मतदान केंद्र पहुंचे। उन्होंने रात अलाव के सामने नाचते गाते हुए बिताई। सूरज निकलते ही वे एक जुलूस की शक्ल में कतारबद्ध होकर मतदान केंद्र की तरफ बढ़े। चौथी व्यवस्था, चुनाव में किसका समर्थन किया जाए और किसका नहीं। एक गांव के लोगों ने इस मसले का अलग हल निकाला। उन्होंने दोनों उम्मीदवारों की तरफ से एक एक पहलवान को चुनकर उनके बीच कुश्ती का आयोजन किया और वे इस बात पर सहमत हो गए कि इनमें से जिस उम्मीदवार का पहलवान जीतेगा, गांव के सारे लोग उसी को वोट देंगे। कुल मिलाकर पहला आम चुनाव अप्रत्याशित रूप से सफल रहा। मतदाता सूची में से 46% लोगों ने मतदान किया। महिला मतदाताओं में से लगभग 40% ने वोट दिया। चुनावी हिंसा नगण्य था। पहले आम चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाले कांग्रेस को भारी बहुमत मिला। 45% मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया और लोकसभा में लगभग 74% सदस्य कांग्रेस पार्टी के ही थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। अधिकांश राज्यों में भी कांग्रेस की ही सरकारें बनी, लेकिन गैर कांग्रेस दलों ने भी काफी समर्थन प्राप्त किया। जो गैर कांग्रेस दल थे उनमें कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, जनसंघ और क्षेत्रीय पार्टियां शामिल थी। इस प्रकार स्वतंत्र भारत ने बहुदलीय लोकतंत्र की ओर पहला और प्रभावी कदम रखा। 1957 और 1962 में भी सफल आम चुनाव हुए और भारतीय लोकतंत्र की जड़ें गहरी होती चली गई। अब हम पढ़ेंगे बच्चों एक दल का वर्चस्व। स्वतंत्रता के बाद होने वाले प्रथम 3 आम चुनाव 1952, 1957 और 1962 में कांग्रेस का ही दबदबा रहा। कोई भी पार्टी अकेले 10% से ज्यादा मत प्राप्त नहीं कर सकी। कांग्रेस ने लगातार 70% से ज्यादा सीटें जीती, जबकि उन्होंने 45% मत हासिल किए थे। कांग्रेस ने देश के अधिकतर राज्यों में भी अपनी सरकारें बनाई। हालांकि इस दौरान केंद्र और ज्यादातर राज्यों में एक ही दल का शासन रहा, लेकिन इस दल में लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक विचारधाराओं के लोग शामिल थे। एक दल के दबदबे वाली परिस्थितियों में
राजनीतिक मुकाबला कांग्रेस के अपने भीतर विभिन्न गुटों के बीच में होता था। परिणाम स्वरूप कांग्रेस के भीतर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को और अधिक मजबूती मिली। दूसरे जो राजनीतिक दल थे वो चुनाव तो लड़ते थे, लेकिन कांग्रेस की उल्लेखनीय चुनौती को चुनौती नहीं दे पाते थे। इसके बावजूद विपक्षी दल अपना प्रभाव दिखाने में लोकतांत्रिक राजनीति की प्रक्रिया को स्थापित किए। धीरे धीरे दूसरे राजनीतिक दलों ने अपने आप को मजबूत करना शुरू कर दिया और कुछ दशकों में ही कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने लगे। हमारे संविधान ने जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था की कल्पना की थी, यह उस तरफ बढ़ने का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। यह भारतीय लोकतंत्र की विशिष्टता है कि ये 20-25 वर्ष तक एक पार्टी के दबदबे के बावजूद यहाँ बहुदलीय व्यवस्था पनप पाई। अब हम पढ़ेंगे बच्चों जमींदारी प्रथा का खात्मा 1949 से 1956। अंग्रेजों के शासनकाल में देश के अधिकांश भागों में जमींदारी प्रथा थी। हर क्षेत्र में इनके नाम अलग अलग थे, जैसे जमींदार, मालगुजार, गौटिया, जागीरदार आदि। वे शासन की ओर से किसानों से लगान इकट्ठा करने का काम करते थे। उन्हें जमीन का मालिक माना जाता था। वे किसानों से मनमाने लगान वसूल करते थे और न देने पर उन्हें जमीन से बेदखल करते थे। पूरे गांव पर उनका दबदबा था और सबको उनके लिए बेगार करना पड़ता था। स्वतंत्रता आंदोलन के समानांतर पूरे देश में किसानों का आंदोलन भी चल रहा था। स्वतंत्रता के बाद राज्य सरकारों का पहला काम था जमींदारी प्रथा का खात्मा। लगभग हर राज्य में जमींदारी उन्मूलन, बेगारी समाप्ति और किसानों को भूमि वितरण संबंधी कानून बनाया गया। संविधान के पहले संशोधन से उसका हल निकाला गया। सन 1956 तक पूरे देश में जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी गई और जमींदारों के जमीन का पुनर्वितरण शुरू हो गया। लगभग 200 लाख किसान परिवार इससे लाभान्वित हुए और उनको अपने जोत का मालिक बनने का अवसर मिला। ये प्रायः मध्यम दर्जे के किसान थे। मध्यम किसानों के हालात तो सुधरे, मगर जमींदारों का जमीन पर अधिकार पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। जमींदार कई हथकंडे अपनाकर जमीन पर अपना अधिकार बचाने में सफल रहे। गरीब किसान और भूमिहीन अभी भी जमीन से वंचित रहे। अब हम पढ़ेंगे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदू कोड बिल 1952 से 1956। बच्चों इसमें 2-3 क्वेश्चन आते हैं। पहला, हिंदू कोड बिल के क्या क्या व्यवस्थाएं की गई थी। दूसरा, डॉक्टर अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र क्यों दिया। और तीसरा, क्रिमिनल कोड किसे कहते हैं। तो बच्चों हम पढ़ेंगे हिंदू कोड बिल 1952 से 1956। तो पहले आम चुनाव से भी पहले संविधान सभा में हिंदू समाज में महिलाओं के अधिकारों को स्थापित करके जातिवाद को कमजोर बनाने तथा देश भर में हिंदू के परिवार और संपत्ति से संबंधित कानूनों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से एक व्यापक हिंदू कोड बिल तैयार किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको तैयार करके संविधान सभा में पेश करने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी इनका समर्थन किया, मगर रूढ़िवादी हिंदुओं ने इसका कड़ा विरोध किया। अतः पहले आम चुनाव के बाद इस मुद्दे को उठाने का निर्णय किया गया। इससे दुखी होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। अब हम पढ़ेंगे बच्चों क्रिमिनल कोड। अंग्रेजों के समय में पूरे देश के लिए अपराध, चोरी, हत्या आदि से संबंधित समान कानून लागू हुआ था, जिसे क्रिमिनल कोड कहते हैं। लेकिन जहां तक शादी, परिवार, संपत्ति, गोद लेने ऐसे मामलों पर लोगों के धर्म के आधार पर न्याय किया जाता था। हर धर्म में इन विषयों पर अलग अलग मान्यताएं थी। अक्सर एक ही धर्म में अलग अलग कानूनी व्यवस्थाएं भी थी। सामान्यतः सभी धर्मों में ये नियम पितृसत्तात्मक होते थे, पुरुष प्रधान थे और महिलाओं के समान अवसर, समान अधिकार प्राप्त नहीं थे। हिंदू समाज में 19वीं सदी से ही महिलाओं के अधिकारों के लिए और जाति प्रथा के विरुद्ध सुधार आंदोलन चल रहे थे।
स्वतंत्रता आंदोलन में भी काफी संख्या में महिलाओं व तथाकथित निम्न मानी गई जातियों की भागीदारी थी और वे अपेक्षा कर रहे थे कि स्वतंत्रता मिलते ही उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए कानून बनाए जाएंगे। इसी अपेक्षा को पूरा करने के लिए हिंदू कोड बिल तैयार किया गया। हिंदुओं के बीच प्रचलित विभिन्न कानूनों के एकीकरण के अलावा यह हिंदू कोड बिल हिंदू समाज के लिए महत्वपूर्ण सुधार लाना चाहता था। अब हम पढ़ेंगे बच्चों हिंदू कोड बिल के महत्वपूर्ण प्रस्ताव क्या क्या थे। तो पहला, अगर परिवार के मुखिया की मृत्यु बिना वसीयत बनाए हो जाती है तो उसकी संपत्ति में से पत्नी और पुत्रियों को पुत्रों के बराबर हिस्सा मिलेंगे। पहले केवल पुत्रों को संपत्ति मिलता था। दूसरा, पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह करना अवैध माना गया। पहले यह केवल महिलाओं पर लागू था। तीसरा व्यवस्था, पति व पत्नी दोनों की विशेष परिस्थितियों में तलाक मांगने का समान अधिकार था। चौथा, अंतरजातीय विवाह को कानूनी मंजूरी दी गई। पांचवा, किसी भी जाति के बच्चे को गोद लेना वैध माना गया। परंपरावादी हिंदुओं ने इन प्रावधानों का कड़ा विरोध करते हुए यह कहा कि यह हिंदू धर्म से छेड़छाड़ है और यह हिंदू सामाजिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देगा। इनमें से न केवल हिंदू महासभा और जनसंघ जैसे परंपरावादी दल शामिल थे, बल्कि कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इसमें शामिल थे। इसके विरुद्ध सुधारवादी हिंदुओं और महिला सांसदों का कहना था कि जातिवाद का खात्मा और महिला व पुरुषों में समानता लाए बिना समाज में न्याय और समानता के सिद्धांत को स्थापित नहीं किया जा सकता। यह विवाद 1952 के आम चुनाव का एक प्रमुख मुद्दा बना और कांग्रेस के भारी जीत के चलते इस कानून का जो विरोध था वो कमजोर पड़ गया। कानून में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, जिस कारण उसका विरोध कम हो गया। इसे एक कानून की जगह 4 अलग अलग कानूनों के रूप में पारित किया गया। देश में सामाजिक बदलाव लाने व महिलाओं को समान अधिकार दिलाने की दिशा में यह एक निर्णायक कदम था। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में यह निर्देश दिया गया था कि उचित समय पर पूरे देश में समान व्यक्तिगत कानून लागू किया जाए। अब हम पढ़ेंगे बच्चों राज्यों का पुनर्गठन और राज्य पुनर्गठन आयोग। भारत एक संघीय राज्य बनेगा और उसके तहत राज्य सरकारें होंगी। यह तो संविधान में निर्धारित किया गया था, लेकिन ये राज्य किस आधार पर बनेंगे यह प्रश्न बना हुआ था। अंग्रेजों ने अपने भारतीय साम्राज्य को कई प्रशासनिक प्रांतों में बांटा था, जैसे मद्रास जिसके अंतर्गत आज के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ये इसके अंतर्गत आते थे, मुंबई जिसके अंतर्गत मराठी, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी आदि भाषाएं बोली जाती थी। इसके अलावा कई राजाओं की रियासतें भी थी, यहाँ भी कई भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। उदाहरण के लिए हैदराबाद के निजाम के राज्य में उर्दू, तेलुगु, मराठी, कन्नड़ आदि भाषाएं बोलने वाले लोग रहते थे। स्वतंत्रता आंदोलन के समय एक प्रमुख मांग यह रही कि राज्यों को प्रमुख क्षेत्रीय भाषा के आधार पर गठित करना चाहिए। एक भाषा बोलने वाले जो कई राज्यों में बटे हुए थे, वे एक राज्य बनाना चाहते थे। 1917 से ही कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर दी थी कि आजादी मिलने के बाद भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करेगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के नेताओं की सबसे बड़ी चिंता देश को एक बनाए रखने का था, क्योंकि उस समय हमारा भारत देश धर्म के आधार पर विभाजन से गुजर रहा था। उनको यह लग रहा था कि इस समय देश की एकता की भावना की जरूरत है, न कि भाषा के आधार पर राज्यों में बंटवारा करके आपसी वैमनस्यता को बढ़ाया जाए। संविधान सभा ने 1948 में भाषाई राज्य पर एस के दर के नेतृत्व में एक आयोग की नियुक्ति की। देश के विभिन्न इलाकों में भाषाई राज्य स्थापित करने के लिए विशेषकर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में व्यापक जन आंदोलन चलने लगे।
1952 में तेलुगु भाषी स्वतंत्रता सेनानी पुट्टी रामुलु ने अलग आंध्र प्रदेश राज्य के समर्थन में आमरण अनशन शुरू कर दिया और लगातार 58 दिनों तक अपनी मांग पर अड़े रहे और उनकी मृत्यु भी हो गई। उनकी मृत्यु के बाद प्रतिक्रिया के रूप में तेलुगु भाषी इलाकों में व्यापक हिंसा हुई। पुलिस फायरिंग में बहुत सारे लोग मारे गए। इस घटना के बाद सरकार झुक गई और उसने अलग आंध्र प्रदेश की मांग को मान लिया। अक्टूबर 1953 में अलग आंध्र प्रदेश अस्तित्व में आ गया। भाषा के आधार पर राज्य बनने में कई कठिनाइयां थी। किसी राज्य का क्षेत्र कहाँ समाप्त होता है और दूसरे राज्य का कहाँ से शुरू होता है, ये तय करना आसान नहीं था। हर क्षेत्र में कई भाषाएं बोली जाती थी। बहुत बड़े क्षेत्र में कहने के लिए तो लोग हिंदी बोलते थे, मगर वास्तव में ये लोग छत्तीसगढ़ी, बुंदेली, भोजपुरी, अवधी, हरियाणवी, मारवाड़ी आदि भाषाएं बोलते थे। क्या इन्हें अलग राज्य बनना चाहिए? ये प्रश्न बहुत उलझा देने वाले थे और उनको लेकर व्यापक आंदोलन भी शुरू हो रहे थे। सरकार को विवश होकर एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाना पड़ा, जिसे इस तरह की मांगों की समीक्षा करके अपनी सिफारिश सौंपनी थी। आयोग ने अपनी सिफारिश 1955 में दी और उनको मोटे तौर पर मान लिया गया। अंततः बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होने से क्या क्या फायदा हुआ, ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो अंततः भारत के राज्यों को प्रादेशिक भाषाओं के आधार पर गठित किया गया। कांग्रेस के राष्ट्रवादी नेताओं की चिंता के विपरीत भाषाई आधार पर राज्य बनने से भारत का विघटन नहीं हुआ, बल्कि राष्ट्रीय एकता को बल मिला, क्योंकि विभिन्न भाषा बोलने वालों ने देश में अपने लिए एक सम्मानजनक जगह पाई और अपनी भाषा व संस्कृतियों को विकसित करने का मौका मिला। अब हम पढ़ेंगे बच्चों योजनाबद्ध विकास। तो नए संविधान के लागू होने के 2 महीने के भीतर ही योजना आयोग का गठन किया गया, जिसे भारत के आर्थिक विकास के लिए योजना बनाना था। पंडित जवाहरलाल नेहरू योजनाबद्ध विकास के पक्षधर थे। वे मानते थे कि केंद्र सरकार को आर्थिक विकास के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजना का प्रस्ताव रखा और विकास के लिए एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी, जिसमें सरकारी और निजी क्षेत्रों को साथ मिलकर काम करना था। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, जिसमें कृषि के विकास पर जोर दिया गया और इसके लिए विशाल बांधों व नहरों का निर्माण, ग्रामीण स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित किया गया। किंतु कृषि का विकास अपेक्षाकृत कम रहा, जिसके कई कारण। पहला, भूमि सुधार की धीमी गति। दूसरा, महत्वपूर्ण उद्योगों का न होना। तीसरा, खेती के लिए उपकरण, रासायनिक खाद ये अप्राप्त था। ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार मिले, यही हमारा मुख्य उद्देश्य था। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, इसमें यह माना गया कि देश की प्रथम प्राथमिकता औद्योगिकरण है, जिसमें शासन की विशेष भूमिका हो। भारी उद्योग जैसे लोहा, इस्पात, मशीन उत्पादन, उत्खनन, बिजली, रेलवे और परिवहन आदि का विकास शासन द्वारा हो। दूसरी तरफ मंझोले और छोटे उद्योगों में निजी क्षेत्र की भागीदारी स्वीकार की गई थी। योजनाकारों का मानना था कि औद्योगिक विकास से कृषि क्षेत्र में रोजगार का भार कम होगा, लोग शहरों में आकर कारखानों में काम करेंगे। औद्योगिक विकास से सेवा क्षेत्र का विकास भी होगा। योजनाबद्ध औद्योगिक विकास से देश में 1970 के दशक से देश में गरीबी उन्मूलन और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए। अब हम पढ़ेंगे बच्चों विदेश नीति। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक देश के द्वारा अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करने की नीति को विदेश नीति कहते हैं। अक्सर प्रत्येक देश अन्य देशों के साथ अपने आदर्शों, हितों और जरूरतों के द्वारा विदेश नीति को निर्धारित करते हैं। भारत की विदेश नीति भी उसकी जरूरतों और हितों की सुरक्षा का नतीजा है। भारत की विदेश नीति का विश्लेषण करने से पहले यह जानना जरूरी है
कि जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय विश्व की राजनीतिक परिस्थितियां कैसे थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत सहित दुनिया के अन्य देश, खासकर एशिया और अफ्रीका, औपनिवेशिक ताकतों के प्रभाव से आजाद हो रहे थे। भारत चाहता था कि ये सारे देश एक साथ खड़े हो और एक दूसरे को सहायता दे। लगभग इसी समय दुनिया भी दो राजनीतिक सैन्य गुटों में बट रही थी, जिसमें से एक हिस्सा अमेरिका के नेतृत्व में था और दूसरे हिस्से की अगुवाई सोवियत संघ कर रहा था। भारत ने इस समय इस गुटबाजी से अलग रास्ता चुना। भारत को अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति मजबूत करने के लिए विश्व के अन्य देशों से सहयोग की जरूरत है। यदि वह किसी एक गुट के शामिल हो जाता तो दूसरे गुट के देशों का सहयोग उसे नहीं मिल पाता। भारतीय संविधान में शांति और सह अस्तित्व के मूल्य को स्वीकार किया गया, इसलिए भारत विश्व शांति में अपना योगदान देना चाहता था। भारत के लिए यह भी जरूरी था कि स्वतंत्र देश में अपना राजनीतिक अस्तित्व और पहचान स्थापित करे। भारत ने कुछ और अन्य देशों के सहयोग से इन दोनों गुटों से अलग रहने की नीति बनाई और आगे इस नीति पर अमल भी किया। भारत ने उस वक्त यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, इंडोनेशिया के सुकर्णो और मिस्र के मोहम्मद नासिर के साथ मिलकर गुट निरपेक्ष संगठन खड़ा किया। इस गुट निरपेक्ष आंदोलन के मुख्य उद्देश्यों में स्वतंत्र राष्ट्रों को अमेरिकी और रूसी गुटों से दूर रखकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का विकास करना तथा द्विध्रुवीय को बहुध्रुवीय बनाना था। गुट निरपेक्ष देशों ने यह नीति भी अपनाई कि वे अंतर्राष्ट्रीय मामलों में किसी भी विषय पर गुण दोषों के आधार पर अपना मत तय करेंगे। गुट निरपेक्षता की नीति के बावजूद भारत का झुकाव सोवियत संघ की ओर रहा। इसका एक प्रमुख कारण यह था कि भारत का पाकिस्तान से तनावपूर्ण रिश्ता और पाकिस्तान को अमेरिका और ब्रिटेन से मिला समर्थन। रूस से भारत को न केवल राजनीतिक मदद मिली बल्कि अपने योजनाबद्ध औद्योगिकरण में भी भारत को सहायता मिली। सोवियत संघ की सहायता से भिलाई इस्पात कारखाना स्थापित हो पाया। इस करीबी रिश्ते के बावजूद भारत भी कभी सोवियत संघ के सैनिक गुट में शामिल नहीं हुआ। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, भारत ने 1954 में चीन के साथ परस्पर संबंधों के लिए एक समझौता किया। इसे पंचशील के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। बच्चों, परीक्षा में कई बार पंचशील का सिद्धांत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो इस पंचशील के सिद्धांत की नीति के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। पहला, भारत और चीन दोनों देश एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। एक दूसरे पर आक्रमण न करना। तीसरा, एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में दखल न देना। चौथा, बराबरी और परस्पर हितों के लिए सहयोग। पांचवा, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। भारत ने अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ सैद्धांतिक रूप से इस नीति का पालन करने का प्रयास किया। इस तरह के प्रयासों के बावजूद भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध बेहतर नहीं रहे हैं। पाकिस्तान के साथ आजादी के बाद से ही संबंध तनावपूर्ण थे। भारत और पाकिस्तान दोनों कश्मीर को अपने देश का हिस्सा मानते हैं और इस सवाल पर 1948 और 1965 में दोनों देशों के बीच में युद्ध हुआ। आज भी दोनों देशों के बीच तनाव का मुद्दा बना हुआ है। भारत और चीन का रिश्ता भी शुरुआती गर्माहट के बाद तनावपूर्ण हो गया। दोनों देशों की सीमा और तिब्बत पर चीनी नियंत्रण के सवाल पर तनाव बना हुआ है। 1965 में चीन ने अचानक भारत पर आक्रमण किया और भारत को अत्यधिक सैनिक क्षति का सामना करना पड़ा। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, क्षेत्रीय दलों और क्षेत्रीय आंदोलनों का उभार। तो 1967 से 1971 के समय को क्षेत्रीय दलों और क्षेत्रीय आंदोलनों का समय कहा जाता है। इस अवधि में बहुत से क्षेत्रीय दलों ने अपनी राजनीतिक पहचान स्थापित की तथा कई आंदोलन इसी दौरान उभरे। इन रुझानों की शुरुआत 1967 के चुनाव से होती है। जिन समूहों को आर्थिक नीतियों का लाभ मिलने लगे थे, उन्होंने संगठित होकर राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने के लिए इन चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू कर दी। इन चुनाव में उन जातियों या समूहों का उभार स्पष्ट रूप से हमको देखने को मिला जिनकी आर्थिक स्थिति भूमि सुधार या अन्य आर्थिक योजनाओं की वजह से सुधरी हुई थी।
इन चुनाव में हालांकि कांग्रेस को लोकसभा में 284 सीटों के साथ बहुमत प्राप्त हो गया, लेकिन आजादी के बाद के चुनाव में यह कांग्रेस का सबसे बुरा प्रदर्शन था। कांग्रेस को बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु और केरल राज्यों के विधानसभा चुनाव में हार झेलनी पड़ी। भारत के चुनावी राजनीतिक इतिहास में यह सबसे बड़ा राजनीतिक बदलाव था। इन चुनाव से यह स्पष्ट हो गया कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो रही है और देश बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। तमिलनाडु तथा केरल में विपक्षी दलों ने अपेक्षाकृत स्थायी सरकारें बनाई और अन्य राज्यों में भी विपक्षी दलों ने आपस में गठबंधन करके सरकारें बनाई। गठबंधन सरकारें अधिक देर तक चल नहीं सकी। दल बदल तथा भ्रष्टाचार की वजह से सरकारें धीरे धीरे गिरने लगी। कई क्षेत्रों में क्षेत्रीयता की भावना का उभार हुआ। उदाहरण के लिए पहला आंध्र प्रदेश में अलग तेलंगाना राज्य की मांग पेश की गई। यह मांग मुख्य रूप से उस्मानिया विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा प्रारंभ की गई थी। उनकी मुख्य शिकायत यह थी कि राज्य में विकास के लाभ कुछ चुनिंदा इलाकों तक ही सीमित है। दूसरा, 1969 में असम के जनजातीय जिलों में खासी, जयंतिया और भारी कबीलों के इलाकों को जोड़कर एक नया राज्य मेघालय बनाया गया। पंजाब का पुनर्गठन 1966 में हो गया था, लेकिन पंजाब को राजधानी के रूप में चंडीगढ़ नहीं मिला था। 1968-69 में चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल करने की मांग को लेकर लगातार धरने और प्रदर्शन हुए। महाराष्ट्र में भी शिवसेना के नेतृत्व में यह मांग की गई कि मुंबई केवल महाराष्ट्र के लोगों के लिए है। विशेष रूप से दक्षिण भारतीय उनके निशाने पर थे, क्योंकि कुछ दलों का कहना था कि दक्षिण भारतीयों की वजह से महाराष्ट्र के लोगों को मुंबई में काम नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार कश्मीर, नागालैंड आदि राज्यों में युवा वर्ग द्वारा पुरानी मांगी उठाई जा रही थी। अब हम पढ़ेंगे बच्चों राजभाषा का सवाल और हिंदी विरोधी आंदोलन। संविधान सभा में लंबी बहस के बाद निर्णय लिया गया कि भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया जाए। यह भी तय हुआ कि अगले 15 साल तक अंग्रेजी हिंदी भाषा के स्थान पर राजभाषा के रूप में प्रशासन कार्य के रूप में प्रयोग होती रहेगी। इनके अनुसार जब 1965 में हिंदी को राजभाषा बनाया जा रहा था, गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में इसका विरोध शुरू हो गया। आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव तमिलनाडु में देखा गया। तमिलनाडु में इस निर्णय के खिलाफ राज्यव्यापी हिंदी विरोधी आंदोलन चलाया गया और इस दौरान धरना प्रदर्शन और हड़ताल बड़े पैमाने पर हुई। पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच में झड़पें हुई और 70 से अधिक लोग मारे गए। कांग्रेस खुद इस मुद्दे के भीतर बट गई और तमिलनाडु के 2 केंद्रीय मंत्रियों ने इस्तीफा भी दे दिया। ऐसे में प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि किसी भी राज्य की सहमति के बिना उस राज्य पर हिंदी नहीं थोपी जाएगी। इसके बाद भी आंदोलनकारी शांत नहीं हुए और 1967 के चुनाव में तमिलनाडु में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। अंततः 1967 में सरकार ने अधिनियम में कुछ बदलाव किए। इसमें हिंदी विरोधियों को संतुष्ट करने की कोशिश की गई। नए प्रावधानों में यह व्यवस्था की गई कि राज्य सरकारें अपनी राजभाषा को चुनाव खुद कर सकती है। यह भाषा हिंदी, अंग्रेजी या इनके अलावा कोई भी अन्य भाषा हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों भारतीय राजनीति में 1967 के बाद की प्रमुख राजनीतिक घटनाएं। तो पहली घटना बैंकों का राष्ट्रीयकरण और प्रीवी पर्स की समाप्ति। आजादी के 20 साल में औद्योगिक विकास तो हुआ, मगर देश में गरीबी की समस्या में कमी नहीं है और कृषि अभी भी उपेक्षित रहा। इस कारण लोगों में असंतोष बढ़ रहा था। 1967 के चुनाव के बाद कांग्रेस की लोकप्रियता में भारी कमी दिख रही थी। पार्टी के अंदर भी आपसी तनाव बढ़ रहा था। इन बातों को देखते हुए प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बुनियादी नीतिगत बदलाव की योजना बनाई। अमीरों के विरुद्ध और गरीबों के पक्ष में वे लोकप्रिय नीतियों को लागू करना चाहती थी और साथ में कृषि क्षेत्र में क्रांति लाना चाहती थी। उदाहरण के लिए
वे भूतपूर्व राजा और महाराजाओं की स्वतंत्रता के समय से भारत सरकार की ओर से दिए जा रहे अनुदान को समाप्त करना चाहती थी। वह निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना चाहती थी ताकि उनका उपयोग गरीबों की मदद के लिए और कृषि क्रांति के लिए किया जाए। सिंचित क्षेत्रों में किसानों को ऋण व अनुदान देकर उन्नत बीज, खाद और दवाओं के उपयोग से उत्पादन बढ़ाने की योजना तैयार हुई, जिसे हरित क्रांति कहा गया। बच्चों, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है हरित क्रांति किसे कहते हैं। दूसरी घटना, कांग्रेस का विभाजन। तो कांग्रेस में मतभेद बढ़ते गए। एक और युवा नेता थे जो गरीबों के पक्ष में तीव्र कदम उठाना चाहते थे और उनका वामपंथी दलों की तरफ झुकाव था। दूसरी ओर संगठन के पुराने नेता थे जो बीच के रास्ते पर चलना उचित समझते थे। इंदिरा गांधी ने इन कदमों का आम लोगों ने काफी हद तक समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस के अधिकांश बड़े नेता उससे खुश नहीं थे। श्रीमती इंदिरा गांधी अपने आप को एक स्वतंत्र नेता के रूप में स्थापित करने के लिए 1969 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी का विरोध किया तथा विपक्षी दलों के उम्मीदवार वीवी गिरी का समर्थन किया। बहुत से कांग्रेसी विधायकों और सांसदों ने वीवी गिरी के पक्ष में मतदान किया और वे चुनाव जीत गए। इस घटना के बाद कांग्रेस की फूट वास्तविक विभाजन में बदल गई। पहला, इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस और दूसरा कामकाज के नेतृत्व वाली कांग्रेस। इसी क्रम में इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी को 1971 के लोकसभा चुनाव तथा 1972 के विभिन्न राज्यों में होने वाले चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी का नारा गरीबी हटाओ के नारे की मदद से श्रीमती इंदिरा गांधी की कांग्रेस को भारी जन समर्थन प्राप्त हुआ। कामराज कांग्रेस को उस तरह का जन समर्थन प्राप्त नहीं हुआ और इंदिरा कांग्रेस पार्टी स्थापित हुई। अब हम पढ़ेंगे बच्चों तीसरी घटना, बांग्लादेश युद्ध। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो उस पूर्वी बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया था, क्योंकि वहां पर भी मुसलमान बहुसंख्यक थे। लेकिन 1970 तक पाकिस्तान के पूर्वी और पश्चिमी भागों के बीच तनाव बढ़ता गया और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को लगने लगा कि उनकी उपेक्षा और शोषण हो रहा है। पश्चिमी पाकिस्तान की सैनिक सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के चुने गए नेता को सत्ता न सौंपकर वहां बलपूर्वक शासन शुरू कर दिया, जिससे पूर्वी पाकिस्तान से भारी मात्रा में लोग भारत में शरणार्थी के रूप में आए। इस तनाव के चलते 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया, जिससे भारत पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराने में सफल रहा। पूर्वी पाकिस्तान एक नया देश बांग्लादेश बन गया। चौथी घटना, आपातकाल। भारत के संविधान में यह प्रावधान है, यदि सरकार यह महसूस करे कि देश में आंतरिक अशांति या विदेशी आक्रमण का खतरा है तो आपातकाल लागू किया जा सकता है। आपातकाल का आशय यह है कि सरकार जरूरत के अनुसार नागरिक स्वतंत्रताओं को स्थगित कर सकती है तथा संसद की शक्तियां भी सीमित कर सकती है। मीडिया पर भी हर तरह का प्रतिबंध लगा सकती है। आपातकाल एक तरह की असाधारण स्थिति हो सकती है जिसमें कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार कोई भी कदम उठा सकती है। देश में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल केवल एक बार 1975 से 1977 तक लगाया गया था। इस आपातकाल के पीछे 1977 के बाद की अनेक परिस्थितियां जिम्मेदार थी। कुछ समस्याएं दीर्घकालीन बदलाव के कारण थी, जैसे सरकार की बढ़ती शक्ति के साथ भ्रष्टाचार का बढ़ना। कुछ कारण बाहरी थे, जैसे 1973 में अरब इजराइल युद्ध के चलते पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई, जिसके प्रभाव से देश में महंगाई तेजी से बढ़ी। 1971 के लोकसभा तथा 1972 के विधानसभा चुनाव में सरकार ने लोक लुभावन वादे किए थे, मगर उन्हें पूरा करने की तरफ कोई विशेष प्रयास नहीं होता दिख रहा था। ऐसे में लोगों में भारी असंतोष फैलने लगा और मजदूरों की हड़ताल और भ्रष्टाचार विरोध जैसे आंदोलन तीव्र होते चले गए। हालात उस समय और भी गंभीर हो गए
जब पूरे देश के रेलवे मजदूर 1974 में एक अभूतपूर्व हड़ताल किए। इससे सरकार को सशस्त्र बलों की सहायता से नियंत्रित करना पड़ा। दूसरी ओर बिहार और गुजरात के छात्र अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। इसी बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले में इंदिरा गांधी को उनके संसदीय क्षेत्र रायबरेली से चुने जाने को अवैध घोषित कर दिया गया, जिसके बाद विपक्षी दलों ने सरकार को अलोकतांत्रिक मानकर हटाने के लिए जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में व्यापक आंदोलन शुरू कर दिया। इन सारी घटनाओं को देखते हुए सरकार ने 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी। रातों रात देश के तमाम विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया और अखबारों पर सरकार के द्वारा स्वीकृत खबरों व विचारों के अलावा और कुछ छापने पर प्रतिबंध, सेंसरशिप लगा दिया गया। बच्चों, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है सेंसरशिप क्या है। सरकार द्वारा संसद में अपने बहुमत का उपयोग करते हुए संविधान में कई संशोधन किए गए और अलोकतांत्रिक कानून बनाए गए। सरकारी नीतियों का विरोध करने और संगठन बनाने का अधिकार छीन लिए गए। सरकार का मानना था कि आंदोलनकारी देश को अशांति और अस्थिरता की तरफ ले जा रहे थे और ऐसे में देश को बचाने के लिए आपातकाल जरूरी हो गया था। इसके विपरीत विरोधी दलों और अधिकांश स्वतंत्र चिंतकों का मानना था कि उन परिस्थितियों में आपातकाल आवश्यक नहीं था और एक तरह से आपातकाल का लगाना भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा था। 1977 के चुनाव में जनता द्वारा कांग्रेस की नीतियों को नकारा गया और पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी दलों को बहुमत प्राप्त हुआ। इस बात की ओर यह इशारा करता है कि जनता आपातकाल के साथ नहीं थी। आपातकाल के कठोर अनुभव ने देश के अधिकांश विपक्षी दलों को एकजुट किया। वाम दलों को छोड़कर बाकी सभी दलों ने मिलकर जनता दल बनाया, जिसने 1977 के चुनाव में अभूतपूर्व जीत के बाद सरकार बनाई। लेकिन अंदरूनी मतभेदों के चलते यह सरकार अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं कर पाई और अंततः 1980 में फिर से आम चुनाव हुए, जिनमें फिर से कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ और श्रीमती इंदिरा गांधी पुनः प्रधानमंत्री बनी। अब हम पढ़ेंगे बच्चों क्षेत्रीय आकांक्षाओं का उभार और सत्ता का विकेंद्रीकरण। 1970 के बाद भारतीय राजनीति में अत्यधिक केंद्रीकरण हो रहा था। केंद्र सरकार एक ओर अपना आर्थिक हस्तक्षेप लगातार बढ़ा रही थी और अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कर रही थी, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी में भी इंदिरा गांधी अत्यधिक शक्तिशाली बनती जा रही थी और क्षेत्रीय नेतृत्व कमजोर होते जा रहे थे। ऐसे में राज्यों के स्थानीय लोग अपनी आकांक्षाओं के विकास में अवरोध महसूस कर रहे थे। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, पंजाब, असम आदि राज्यों में स्थिति तनावपूर्ण बनती जा रही थी। इस विषम परिस्थिति का हल किस तरह निकाला गया, हम दो उदाहरणों से समझने की कोशिश करेंगे। पहला उदाहरण, पंजाब में आंदोलन। पंजाब के बहुसंख्यक लोग सिख धर्म को मानते थे और स्वतंत्रता के बाद बहुत से सिखों को लग रहा था कि उनकी उपेक्षा हो रही है। पंजाब प्रांत में हरित क्रांति के चलते सिख किसानों के समक्ष विकास के मौके बढ़ रहे थे, मगर उन्हें लग रहा था कि राजनीतिक स्वायत्तता न होने के कारण वे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सिखों का एक धार्मिक और राजनीतिक संगठन था शिरोमणि अकाली दल, जिसने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पंजाब आंदोलन की मुख्य मांगे क्या थी? तो पंजाब आंदोलन की मुख्य मांगे इस प्रकार थी। पहला, संविधान में आवश्यक संशोधन करके राज्यों के लिए अधिक अधिकार दिए जाए। दूसरा, चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाए। तीसरा, सेना में सिखों को अधिक संख्या में भर्ती किया जाए। चौथा, पंजाब को भाखड़ा नंगल बांध से अधिक पानी दिया जाए। इन मांगों पर जोर डालने के लिए अकाली दल ने 1978 में आनंदपुर साहब प्रस्ताव पारित किया। अकाली दल ने इन मांगों के समर्थन में 1978 के बाद समय समय पर धरने प्रदर्शन तथा रेल रोको आंदोलन जैसी गतिविधियां शुरू की। एक सिख धर्म गुरु जरनैल सिंह भिंडरावाला ने अधिक आतंकवादी तीव्रवादी विचारों का प्रचार शुरू किया। 1978 से धीरे धीरे भिंडरावाला ने आतंकवादी गतिविधियां शुरू कर दी तथा स्वर्ण मंदिर के एक बड़े हिस्से को कब्जे में लेकर किलेबंदी कर ली।
उसने स्वतंत्र खालिस्तान की मांग की और उसके समर्थन में बहुत सारे युवा जुट गए। पंजाब में आए दिन उदारवादी सिखों और अन्य धर्म के लोगों पर हमले होने लगे। सरकार का दावा था कि इन हमलावरों को पाकिस्तान से सहायता मिल रही थी। शुरू में सरकार का रवैया नरम था, लेकिन जून 1984 में इंदिरा गांधी सरकार ने निर्णय लिया कि सेना की मदद से स्वर्ण मंदिर परिसर के किलेबंदी को तोड़कर अलगाववादियों पर काबू पाए। स्वर्ण मंदिर परिसर में सैन्य कार्रवाई में 500 से अधिक लोग मारे गए। इस कार्रवाई को ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया गया। बच्चों, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार से सिखों की भावनाएं गंभीर रूप से आहत हुई, क्योंकि उन्होंने माना कि सरकार ने उनके सबसे बड़े धार्मिक स्थल को अपवित्र किया। इसका सबसे गंभीर परिणाम एक सिख अंगरक्षक के द्वारा इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। इंदिरा गांधी की हत्या की प्रतिक्रिया के रूप में देश के अनेक भागों में सिख विरोधी दंगे हुए, जिनमें हजारों की जानें चली गई। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी अक्टूबर 1984 में भारत देश के प्रधानमंत्री बने और उसके बाद हुए आम चुनाव में कांग्रेस को अभूतपूर्व सफलता मिली। राजीव गांधी ने पंजाब में शांति स्थापित करने के लिए जुलाई 1985 में अकाली दल के साथ समझौता किया, जिसे राजीव लोंगोवाल समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के तहत पंजाब को चंडीगढ़ देने और अन्य मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का ठोस आश्वासन दिया गया। पंजाब में चुनाव कराया गया, जिसमें अकाली दल जीतकर सरकार बना पाई, जिसके बाद धीरे धीरे पुलिस कार्रवाई द्वारा आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण पाया गया। अब हम दूसरा उदाहरण पढ़ेंगे बच्चों, असम में आंदोलन। असम में 1970 के दशक में स्वायत्तता की मांग उठ रही थी। असम के लोगों में यह भावना बन गई थी कि उनके राज्य में संसाधनों का दोहन दूसरे प्रदेश के लोग कर रहे हैं और वे अपने ही राज्य में द्वितीय दर्जे के नागरिक बनकर रह रहे हैं। असम के चाय के बागानों पर कोलकाता की कंपनियों का नियंत्रण था। असम से तेल निकालकर दूसरे राज्यों में शोधन कारखानों में उपयोग किया जा रहा था, मगर उसमें असम के लोगों को कोई रोजगार नहीं मिलता था। असम में असमिया के अलावा बांग्ला भी एक प्रमुख भाषा थी। अंग्रेजी शासन के समय से ही बांग्ला भाषी लोग सरकारी पदों पर अधिक संख्या में कार्य कर रहे थे। असमिया भाषा लोग यह महसूस कर रहे थे कि बांग्ला भाषी सरकारी कर्मचारी उनके साथ दूसरे दर्जे का व्यवहार करते हैं। बांग्लादेश से आजीविका की तलाश में आने वाले प्रवासियों ने मामले को और भी गंभीर बना दिया। 1975 से लोगों की यह भावना सामाजिक आंदोलन में बदल गई। अखिल असम विद्यार्थी परिषद, इसने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। विदेशी लोगों को बाहर निकालने की मांग के साथ ही हड़ताल, धरना प्रदर्शन और बंद जैसे आयोजन हुए। इस आंदोलन की मुख्य मांगे थी विदेशी लोगों को असम से बाहर निकाला जाए, स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने में प्राथमिकता दी जाए, असम के संसाधनों का उपयोग असम के लोगों के लिए ही किया जाए। एक प्रमुख मांग थी बांग्लादेश से आए लोगों की नागरिकता समाप्त करना और उन्हें राज्य से बाहर करना। इन मांगों ने लोगों को सांप्रदायिक आधार पर बांट दिया, क्योंकि अधिकतर बांग्लादेशी मुस्लिम थे। हिंसा तथा विघटन के बहुत बढ़ने से केंद्र सरकार को मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। आंदोलनकारी छात्रों तथा केंद्र सरकार के बीच 3 साल की बातचीत के बाद समझौता हुआ, जिसके तहत यह तय हुआ कि 1961 से पहले आकर बसे लोगों को नागरिकता दी जाएगी। 1961 और बांग्लादेश युद्ध से पहले आए लोगों को असम में रहने का अधिकार होगा, मगर मताधिकार नहीं होगा। और 1971 मार्च के बाद आए लोगों को वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा। समझौते के बाद हुए चुनाव में असम गण परिषद ने भारी जीत प्राप्त की। इस प्रकार और कई नए राज्य बनने तथा अन्य क्षेत्रीय आंदोलनों को लेकर आंदोलन हुए। मिजोरम, उत्तराखंड, तेलंगाना, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ जैसे राज्य इसी तरह की मांगों के नतीजे हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों पंचायती राज और सत्ता का विकेंद्रीकरण।
राजीव गांधी का मत था कि सरकारी योजनाओं का फायदा गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। उनका कहना था कि गरीबों के लिए आवंटित रुपये में से 15 पैसे से भी कम उन तक पहुंच पाता है। इस समस्या का हल यह निकाला गया कि सत्ता का और विकेंद्रीकरण हो, ताकि आम लोग जिनके लिए विकास कार्यक्रम बनाए जाते हैं वे इसमें सहभागी बने और उसका लाभ उठा पाए। इसके लिए 1986 में संविधान में एक संशोधन लाया गया, जिससे पंचायती राज व्यवस्था को सभी राज्यों में अनिवार्य बनाया गया और उन्हें संवैधानिक मान्यता दी गई। इससे अपेक्षा थी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, गरीब और विशेषकर महिलाएं स्थानीय लोकतांत्रिक राजनीति में सक्रिय हो पाएगी। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, राजनीति में क्षेत्रीयता, जातीयता और धर्म तथा गठबंधन की सरकारें। राज्यों के स्तर पर लोगों की आकांक्षाएं बढ़ रही और क्षेत्रीय पार्टियों का विकास होने लगा था। इसी समय देश भर में कई राजनीतिक पार्टियां बनी, जिनका मकसद था उन जातियों के लिए राजनीति में जगह बनाना जो अभी तक उनमें सम्मिलित नहीं थे। मध्यम कृषक जातियां जैसे जाट और दलित जातियों में से नई पार्टियों का गठन होने लगा। इनमें से कई ऐसी जातियां भी थी जो आर्थिक रूप से अपनी स्थिति सुधार पाए थे, मगर शिक्षा और राजनीति में पिछड़े हुए थे। वे आरक्षण मांगने लगे थे। 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने यह निर्णय लिया कि अन्य पिछड़ी जातियों को शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण मिलेगा। उच्च जातियों के युवाओं के कड़े विरोध के बावजूद यह कानून बना और इससे इन जातियों के राजनीतिक उभार में मदद मिली। 1985 के बाद भारत में संकुचित पहचान के आधार पर राजनीतिक पार्टियां विकसित हुई और वे विशिष्ट समुदाय या जाति या धर्म तथा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने लगी। परिणाम यह हुआ कि चुनाव में किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया और सरकारें गठबंधन के आधार पर बनने लगी। 1989 के आम चुनाव के बाद विभिन्न दलों को गठबंधन बनाना पड़ा। भारतीय राजनीति एक नए चरण में प्रवेश कर रही थी। भारत की केंद्रीय राजनीति लगभग एक दल के इर्द गिर्द घूम रही थी। 1990 के बाद से इसने बहुदलीय व्यवस्था की तरफ वास्तविक रूप से कदम बढ़ाया है। इस प्रकार गठबंधन की सरकारों के कारण विभिन्न क्षेत्रीय और छोटे दलों ने समाज के विभिन्न मतों में प्रतिनिधित्व किया। गठबंधनों ने न्यूनतम साझा कार्यक्रमों और समन्वय के विभिन्न तरीकों द्वारा विचारों का समावेश करके बहुमत का प्रतिनिधित्व करने के साथ सरकारों की अस्थिरता की समस्या का भी समाधान किया। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी यह क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।